नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कुंज के इस प्लेटफॉर्म पे। और पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि किस प्रकार हम भारतीय इतिहास की एक बेहतर समझ बनाते हैं और किस प्रकार ये जो कॉन्सेप्ट है इतिहास का, ये पूरे इतिहास में हम लागू करेंगे, चाहे फिर हम एंशिएंट की बात करें, मिडाइवल की बात करें या मॉडर्न की बात करें। तो अभी तक हमने मॉडर्न इंडिया का थोड़ा सा एक मैं बोलूँगा कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था कि किस हिसाब से मॉडर्न इंडिया भारत में मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है। आज हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारत जो है ये एक विशेष मोड़ पैदा करता है भारत में, और एक नया धर्म की शुरुआत और मध्यकालीन भारत की शुरुआत दोनों के बड़े अच्छे संबंध हैं भारतीय इतिहास में। तो आज हम इनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। और कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट हमें पता ही है, वो हमेशा सेम रहेगा। और कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था, आप सभी को पता है कि जब जब भारत की सेंट्रल पावर कमज़ोर होगी तब तक भारत पे क्या होगा, अटैक होगा। और दूसरा हमने पढ़ा था जब जब सेंट्रल पावर मजबूत होगी तब तब एक अखंड भारत बनाने की बात कही जाएगी। ठीक है भाई, ये कॉन्सेप्ट था। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट था, हमने एक फॉर्मूला यहाँ से निकाला था, P इज इक्वल टू P। इसका मतलब है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी इज इक्वल टू पावर। समृद्धि जो है तभी तक रुक सकती है जब तक आप क्या हो, शक्तिशाली हो। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। या तो आपके पास बहुत सारी समृद्धि है तो आप शक्तिशाली हैं, या फिर आप शक्तिशाली बहुत हैं तो आपकी समृद्धि क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, और ये दोनों चीजें एक दूसरे के क्या हैं, पूरक काम करती हैं। यही कॉन्सेप्ट तीनों हम पूरे इतिहास में लगाएंगे, जहां पे भी हमारी समझ बेहतर होगी वहीं पे हम लगाते चले जाएंगे। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल की हम बात कर सकते हैं, जैसे घनानंद जो था, महापद्मनंद एक बहुत स्ट्रांग शासक था। तो महापद्मनंद की मृत्यु के बाद आप देखते हो घनानंद शासक मगध की गद्दी पर बैठता है। और जैसे ही घनानंद बैठेगा तो घनानंद क्या है, एक कमजोर व्यक्ति है। और जैसे ही सेंट्रल पावर कमजोर होगी तो आप देखोगे कि भारत पे अटैक होगा। और भारत में अटैक किसका होता है, आप सब जानते हो कि भारत में अटैक होगा किसका, तो द ग्रेट सिकंदर, अलेक्जेंडर ग्रेट का। इसी एग्जाम्पल को और आगे अगर हम बढ़ाते हैं, मौर्यन साम्राज्य का नाम हम सबने सुना है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा एंड अशोका, द ग्रेट अशोका। तो ये पूरा सेंट्रल पावर को क्या कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं। और जब ये मजबूत कर देंगे तो आप देखोगे कि अशोक के टाइम पर एक अखंड भारत बनाने की बात कही जाती है। कन्याकुमारी से लेकर काबुल तक का पूरा जो क्षेत्र है वो इसी के अधीन आता है। लेकिन जैसे ही मौर्यन कमजोर पड़ेंगे, जैसे ही मौर्यन की सेंट्रल पावर वीक पड़ेगी, मौर्यंस के ऊपर क्या होगा, अटैक होगा। किसका अटैक होगा, तो मौर्यंस के ऊपर अटैक होगा ग्रीक्स का, ग्रीक्स। और इसके बाद आप देखोगे पार्थियन, कुषाणाज, इन सब का इनके ऊपर अटैक होता है। फिर वही बात कि जब ग्रीक्स, पार्थियन, कुषाणाज कमजोर पड़ेंगे तो इनके ऊपर अटैक किसका होगा, ग्रीक, पार्थियन, कुषाणाज जब कमजोर पड़ेंगे तो इनके ऊपर अटैक होगा गुप्ताज का। गुप्ता इनके सामंत कहलाते थे, फ्यूडल सिस्टम यहाँ पे चल गया था गुप्ताज का। जैसे ही गुप्ता कमजोर पड़ेंगे तो गुप्ताज के ऊपर वर्धन का अटैक हो जाएगा। वर्धन कमजोर पड़ेंगे तो आप देखोगे कि मुसलमानों का अटैक होता है भारत पर। यही वो कड़ी है जहां से हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। अब आइए समझने का प्रयास करते हैं कि मिडाइवल हिस्ट्री जो है इसकी शुरुआत कैसे हुई और भारत में इसके क्या प्रभाव पड़े, क्या क्या चीज़ें विकसित हुई और कौन से फॉर्मूलेज हैं जिनके बेसिस पर हम मध्यकालीन भारत की समझ पैदा करेंगे। मैं यहाँ पे एक मानचित्र ड्रॉ कर देता हूँ। ये उस टाइम के अपना प्यारा भारत है। भारत से ऊपर जब भी आप निकलोगे तो इधर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो कंट्री है ये अरब देश है, अरबी देश है। आप इधर से होते हुए अगर आओगे, ये मैं थोड़ा सा अगर बना दूँ, ठीक है, ये आपको फारस की खाड़ी दिखेगी, पर्सियन गल्फ है ये। ठीक है भाई, आगे आओगे ये आपको अरेबियन सागर मिलेगा, अरब सागर यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके थोड़े से आओगे तो यहाँ पे आपको बंगाल की खाड़ी दिखेगी, बे ऑफ बंगाल। उत्तर की बात करें तो उत्तर में आपको हिमालय देखने को मिलेगा, द ग्रेट हिमालय। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। हम अपने विषय पे वापस आते हैं। ये जो अरब कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे हमने जिस दिन हमने इतिहास की शुरुआत करी थी उस दिन भी मैंने बताया था, ये जो अरब कंट्रीज है 6वीं शताब्दी में यहाँ पे एक धर्म आता है और इसका नाम है इस्लाम। बिना इस्लाम के आप मध्यकालीन भारत की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। और ये जो धर्म बढ़ा या स्प्रेड हुआ, इसका कारण भी हम जानते हैं। क्या कारण था, रोमन एम्पायर डिक्लाइन कर गया और जैसे ही एक शक्ति डिक्लाइन करती है तो दूसरी शक्ति क्या होती है, उभरती है। ठीक है, तो रोमन जो एम्पायर था, जो रोमन साम्राज्य था,
जो प्राचीन काल से लेकर 7वीं शताब्दी के आसपास आप देखते हो कि यहाँ पे वो डिक्लाइन कर जाता है, और जैसे ही रोमन साम्राज्य डिक्लाइन करेगा तो इस्लाम का बर्थ होगा। ठीक है भाई, 622 में पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम को लेके आते हैं। अब मुझे 2-3 चीज़ें बताओ। पहली चीज़ तो ये है, कोई भी धर्म है, कोई भी धर्म उसको अगर बढ़ाना है तो उस धर्म को बढ़ाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होंगी? तो पहली चीज़ ये है, किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए हमें चाहिए होंगे लोग, बहुत सारे लोग। जितने ज़्यादा लोग इस धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे उतना ही ज़्यादा धर्म स्प्रेड होगा, बढ़ेगा। मान लिया ABCD 4 लोग हैं, मैंने 4 लोगों को इस्लाम समझा दिया तो 5 लोग हो गए हम इस्लाम वाले। तो पहली चीज़ है लोग। दूसरी चीज़, अब इन लोगों को जब आप समझाने जाओगे तो यहाँ से आप मान लिया कि आप दिल्ली में हो, मैंने आपको बोला कि ये धर्म जो है आप यूपी में फैला के आओ, तो यूपी जाने के लिए पैसा भी तो चाहिए। तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो था पैसा, मनी। और ये दोनों ही चीज़ें आप देखोगे, ये दोनों ही चीज़ें कहाँ मिलेंगी आपको? तो एक ही जगह है, विच इज कॉल्ड इंडिया। क्योंकि भारत को हम क्या बोलते हैं? सोने की चिड़िया, द गोल्डन स्पैरो। अब सोने की चिड़िया, इसका मतलब यहाँ पे पैसा भी मिलेगा और पैसा के साथ साथ यहाँ पे लोग भी मिलेंगे। शुरुआती दौर में कहूँ लोगों के लिए नहीं था, शुरुआती दौर ये पैसे के लिए था। तो पहला कारण तो ये है कि कोई भी धर्म अगर स्प्रेड करना है तो उसके 2 फॉर्मूले हैं। तो जब ये धर्म बढ़ना स्टार्ट हुआ, ये आगे तक पहुंचा, अरब से बाद ये इधर टर्की में पहुंचेगा, टर्की के बाद इधर नीचे आप देखोगे ये इजिप्ट में पहुंचेगा, यहाँ पे सऊदी अरेबिया वगैरह है, यहाँ पे ये धर्म फैलने लगेगा। क्योंकि बहुत रैशनल धर्म है, बहुत ही शुरुआत में बहुत आडंबर नहीं है इस धर्म में, ब्रदरहुड की बात करता है ये, लोग अपनाते चले गए धर्म को, धर्म फैलता चला गया। अब इसी समय भारत की स्थिति आप देखो कि भारत की स्थिति क्या है। भारत में 3 बड़े राजवंश हैं इस टाइम पे, आप देखोगे, ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। आप देखोगे कि ये वाला जो एरिया है, बंगाल वाला एरिया, यहाँ पे एक डायनेस्टी रह रही है, इस डायनेस्टी का नाम है पाल वंश। एक डायनेस्टी यहाँ पे काम कर रही है, इनका नाम है राष्ट्रकूट। और एक डायनेस्टी यहाँ पे है, इनका नाम है गुर्जर, इन्हीं को बोलते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। अब इसी टाइम पे आप देखोगे, आप ये कॉन्टेक्ट, ये आप समकालीन दशाएं समझने का प्रयास करो। इसी टाइम पे आप देखोगे कि 647 के आसपास आते आते 647 AD में हर्षवर्धन की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। अब हर्षवर्धन कहां पे बैठा है? तो यहां पे एक जगह है कन्नौज, ठीक है, कन्नौज उस टाइम पे आप समझ लो कैपिटल है। तो 647 AD में भारत में हर्षवर्धन की क्या हो गई? डेथ हो गई। तो यहां पे जो वैक्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट कैसे हो गया? जैसे ही हर्षवर्धन की डेथ हुई यहाँ पे, और यही दौर है जो अरबी कंट्रीज हैं, इसमें एक नया धर्म आया, ये धर्म स्प्रेड कर रहा है, तो ये धर्म बढ़ रहा है तेजी से। अब ये धर्म तेजी से बढ़ रहा है। भारत में जो सेंट्रल पावर है वो क्या है? अब कमजोर हो चुकी है। क्यों कमजोर हो चुकी है? हर्षवर्धन की क्या हो चुकी है? 647 में डेथ हो चुकी है। जैसे ही हर्षवर्धन की डेथ होती है तो राष्ट्रकूटाज, पालाज और गुर्जर, ये तीनों ही वंश चाहते हैं कि इन तीनों का कब्जा हो जाए किस पे? कन्नौज पे, क्योंकि कन्नौज उस टाइम पे सेंट्रल पावर है। तो पाला वंश भी चाहते हैं कन्नौज पे आक्रमण करना, गुर्जर भी चाहते हैं और राष्ट्रकूट भी चाहते हैं। अब ये खेल समझो आप, ये तीनों ही वंश आप देखोगे 200 से 300 साल तक आपस में लड़ाई करते रहेंगे और ये आपस में ही क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। जैसे ही ये साउथ इंडिया में तीनों वंश आपस में खत्म हो जाएंगे तो नॉर्थ इंडिया में क्या होगा? एक वैक्यूम क्रिएट होगा, सेंट्रल पावर वीक पड़ेगी। और जैसे ही ये वैक्यूम क्रिएट हुआ नॉर्थ इंडिया में, जैसे ही नॉर्थ इंडिया आपको देखने को मिलेगा खाली हुआ, और इस टाइम पे एक धर्म बढ़ रहा है, इनको मौका मिल गया। यही कारण है कि जो इस्लाम है वो तेजी से एंटर कर गया। आपने नाम सुना होगा मोहम्मद बिन कासिम का, 712 में भारत पर आक्रमण करता है। तो आप दशा समझो, आप स्थिति समझो कि भारत का जो नॉर्थ इंडिया है वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, और इस वैक्यूम क्रिएट का फायदा मिला है किसको? इस धर्म को, क्योंकि ये धर्म तो स्प्रेड कर रहा है। तो पहला रीजन तो ये हुआ कि हर्षवर्धन की मौत, और तीनों जो दक्षिण भारत के वंश थे, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इनका आपसी मतभेद या इनका आपस में लड़ना पहला कारण कि मुसलमानों का भारत पर आक्रमण। दूसरा कारण समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा कारण क्या रहा?
तो एक चीज तो ये हुई कि इस वजह से एक तो वैक्यूम क्रिएट हो गया, सेंट्रल पावर कमजोर हो गई, और दूसरा कारण की जब हम बात करेंगे सेकंड की, ये ऊपर का जो हिस्सा है जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे एक व्यक्ति शासन करता था, एक राजा थे, इनका नाम था दाहिर, ठीक है। तो दाहिर यहाँ पे शासन कर रहे थे, और तब भारत पाकिस्तान दो अलग मुल्क नहीं थे, तो इस हिसाब से अगर मैं ये पाकिस्तान को जोड़ दूं तो यहाँ पर एक बंदरगाह था, एक पोर्ट था, और इस बंदरगाह का नाम था देवल बंदरगाह। अब ये दौर है 700 ईस्वी का। 700 ईस्वी में साइंस और टेक्नोलॉजी है नहीं। जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी है नहीं तो फिर जो व्यापार हो रहा होगा वो कैसे हो रहा होगा, तो कोस्टल। तो अरबी लोगों का जो व्यापार होता था, चाहे वो भारत की बात करें या फिर श्रीलंका से जो व्यापार होता था, या फिर आगे जो भी व्यापार होता था, वो कोस्टल व्यापार होता था। और जब कोस्टल व्यापार होगा, समुद्री व्यापार होगा, तो यहां पे क्या होगा, पायरेट्स होंगे, समुद्री लुटेरे होंगे। तो इस बंदरगाह पे क्या होता था, जैसे ही इस बंदरगाह पे जहाज रुकते थे तो ये जो लुटेरे हैं, ये लुटेरे क्या करते थे, इन जहाजों को लूट लेते थे। अब इस टाइम पर ये जो अरब है, अरब जो है, यहां पे एक शासक शासन करता था, इनका नाम था अल हिजाज। अल हिजाज ने खबर पहुंचाई, इनको नुकसान हो रहा है कि इनके यहाँ पे पोर्ट, इनके यहाँ पे शिप जा रहे हैं और ये लुटेरे लूट लेते हैं देवल बंदरगाह पे। इन्होंने ताहिर को बोला कि भैया पहले तो आप ये जो मेरे शिप हैं, जो जहाज हैं, वो जो लूटे जा रहे हैं उसका एक तो आप हर्जाना भरें, दूसरा आप यहाँ पे जो पायरेसी हो रही है, यहाँ पे जो लुटेरे हैं, इन पे कंट्रोल करें। दाहिर ने साफ मना कर दिया कि ना तो हम आपको हर्जाना देंगे और ना ही ये जो लुटेरे हैं, ये जो पायरेसी है, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। इसीलिए अल हिजाज का एक सेनापति था, इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। इसको 712 ईस्वी में भेजा गया और इसने न सिर्फ दाहिर को हराया, दाहिर की जो बेटियां थी उनको किडनैप भी किया। तो ये आगे की कहानी चलती रही। अल हिजाज के बेटों के लिए वो लेके चला गया उन बेटियों को। तो आप सिर्फ मध्यकालीन भारत की समझ पैदा करिए कि पहला कारण ये था कि नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, 3 बड़े राजवंश आपस में लड़ते रहे और नॉर्थ इंडिया में वैक्यूम क्रिएट हो गया, और ये सही समय था कि इस्लाम एंटर कर जाए भारत में। दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण था दाहिर वाला, कि दाहिर और अल हिजाज के बीच में मतभेद पैदा हो गए, जिसके कारण दाहिर का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम भारत पे अटैक करता है 712 में, और ये सफल आक्रमण होता है। इसके बाद तो आप देखते हो कि महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, और उसके बाद पूरा दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे करके पूरे भारत पे इनका कब्जा हो जाता है और भारत में ये रहने लगते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने समझा है कि किस हिसाब से हम इतिहास की समझ को बेहतर कर सकते हैं, इतिहास की समझ एक पैदा कर सकते हैं, और इस समझ पे आप सारी चीज़ें क्या करते जाओ, ड्रॉ करते हुए चले जाओ पूरा हिस्ट्री। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही आप वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए, हम और बेहतर करते हुए चलेंगे। बाकी अपना ख्याल रखें, घर पे रहें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।